हेलो दोस्तों, आज आपके साथ हम एक नई सीरीज लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम आपको 11th की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की है उसको ओरली समझाएंगे, कैसे उसको आसानी से समझा जा सकता है और दिमाग में बैठाया जा सकता है। इस पे हम लोग आज बात करेंगे। और जो उसका इकाई 2 है, जो पृथ्वी, उसमें जो पहला चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात शुरू होती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके विषय में कुछ थ्योरीज दी हुई है, उसमें कुछ जो है प्रारंभिक संकल्पनाएं हैं और कुछ जो है आधुनिक परिसंकल्पनाएं हैं। ठीक है, प्रारंभिक जो परिसंकल्पना थी उसमें सबसे पहले नाम आता है इमैनुअल कांट का, जो 1755 के आसपास उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उसके बाद उसका कुछ संशोधित रूप आया और उसका संशोधित रूप लाप्लास ने दिया था, जिसको निहारिका परिसंकल्पना के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है कि निहारिका, सबसे पहले समझो क्या होता है। निहारिका जो होता है, कोई मान लो बैलून है, गुब्बारा, उसके अंदर हवा भर दी जाए और जैसे कुछ धूल कण डाले होते हैं तो उस तरह जैसे कुछ आजकल चमकीला कागज़ टाइप का आता है वो भर दिया जाता है। बैलून बर्थडे पे फूटता है तो चमकीला कागज़ गिरता है। उसी तरह क्या होता है कि उसमें जो है कोई गुब्बारा है, मान लो चमकीले जो कागज़ होता है उसको धूल कण अगर मान लिया जाए और जो हवा भरी जाती है उसको अगर गैसेज मान लिया जाए तो उसी तरह कुछ होता है निहारिका। यानी निहारिका जो होता है वो धूल कण और गैसों का एक झुंड होता है, एक बादल होता है, समझ लो गुब्बारा टाइप में होता है, पैचेस जिसको कहते हैं। तो उसी तरह के गुंथे झुंड होते हैं, उसी को निहारिका कहते हैं। निहारिका के अंदर क्या होता है, पहली चीज़ जो निहारिका के अंदर वो गैस होती है, दूसरी चीज़ जो उसके धूल कण होते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर क्या होता है निहारिका में हीलियम और हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस के जो गुंथे झुंड होते हैं उसी को निहारिका कहते हैं। तो लाप्लास ने बताया कि जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति में जो है निहारिका जो है वो जिम्मेदार थी। मतलब निहारिका का जो गुंथित झुंड था, जो निहारिका थी, जो गैसों का गुंथित झुंड था, उसी से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। वो जो है घूम रही थी, ऐसे निहारिका जो घूम रही थी अंतरिक्ष में, उसी से पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है, ये लाप्लास ने बताया था। और सूर्य की युवा अवस्था से इसका निर्माण हुआ था। सूर्य की युवा अवस्था क्यों कहेंगे, क्योंकि सूर्य में भी हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती हैं और निहारिका में भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। इसलिए कहा गया कि इसका निर्माण जो है निहारिका से हुआ। तो इनके बाद 100 साल बाद एक और जो दार्शनिक या विद्वान आए तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं था, इसका जो है निर्माण कुछ अलग तरीके से हुआ। तो 100 साल बाद जो आए थे वो, उनका क्या नाम था, उनका नाम था मोल्टेन। क्या नाम था उनका, चैम्बरलेन और मोल्टेन। तो चैम्बरलेन और मोल्टेन जो थे उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी थी उसका निर्माण जो है निहारिका से नहीं हुआ था, उसका कुछ अलग तरह का कॉन्सेप्ट था। उन्होंने कहा कि एक मान लो सूर्य था, सूर्य, ये मान लो एक सूर्य है, तो सूर्य के बगल से एक तारा गुजरा। देखिए हम आपको समझाते हैं चीज़, पहले माइक जो है सेट करते हैं। मान लो ये एक सूर्य है, अगर इसको सूर्य मान लिया जाए, ये एक दूसरा तारा मान लिया जाए, तो इसके बगल से ऐसे एक तारा निकल रहा था। ठीक है, मतलब ऐसे एक ये सूर्य है और इसके बगल से एक तारा ये ऐसे निकल रहा था। तो ये जो तारा है, इसके गुरुत्वाकर्षण जो इसका बल था, इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य से कुछ पदार्थ बाहर आ गया। जो पदार्थ बाहर आया वो सिगार के आकार का, सिगार होता है ना, जैसे धुआं छूटता है तो आगे जो है पतला रहेगा, बीच में मोटा, पीछे पतला, ऐसे जैसे भाप छोड़ती है, तो उसी तरह होता है सिगार। तो सिगार के आकार का, इससे सिगार के आकार का एक ऐसे पदार्थ निकला। वो पदार्थ क्या हुआ कि वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निकला था और आगे जा कर के इसी सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूमने लगा और घूमते घूमते ये ठंडा होने लगा। जब कोई चीज़ बार बार एक ही जगह पे अपने घूमती रहेगी, एक समय आएगा उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, तो वो चीज़ ठंडी होने लगी। जो पदार्थ था वो ठंडा होने लगा। वही पदार्थ ठंडा होकर के उसने जो है ग्रहों का निर्माण किया, उसी से पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। इसने ये बताया मोल्टन और चैम्बरलेन ने। तो इनका जो है इसको द्वितारक परिकल्पना कहते हैं, बाइनरी, हाँ इसको कहते हैं बाइनरी थ्योरीज। ठीक है, तो इनका जो समर्थन, बाइनरी थ्योरी जो था इसका समर्थन किया था दो जो वैज्ञानिक थे। तो उसमें थे सर जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी, दो लोग थे। उन्होंने इसका समर्थन किया था कि हाँ ऐसा होता है। उसके बाद में फिर जो है कुछ लोग और बाद में आए, कुछ वैज्ञानिक
लोग, उन्होंने बताया कि देखिए इसका कुछ एक और कॉन्सेप्ट होता है, तो उन्होंने इसका अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट दिया। उनका कहना था कि जो निहारिका जो परिकल्पना थी, नेबुलर थ्योरी, निहारिका परिकल्पना जो थी उसी से उसका बताया, लेकिन उसको कुछ अलग तरीके से उन्होंने बताया। उन्होंने बताया जैसे इसमें जो अलग जो वैज्ञानिक आए उनका नाम था कार्ल वाइजास्कर और ऑटो श्मिड। ऑटो श्मिड जो है रूस के थे और कार्ल वाइजास्कर जो है जर्मनी के थे। तो इन दोनों लोगों ने कहा कि जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई है वो हुई तो निहारिका से ही है, लेकिन निहारिका का जो प्रोसेसिंग थी वो कुछ अलग थी। उन्होंने कहा ये मान लो एक सूरज है, ठीक है, ये एक सूर्य है, और जो निहारिका था ये सूर्य के चारों तरफ ऐसे ऐसे ये घूम रहा था, इस तरह से सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूम रहा था। घूमते घूमते जैसे बार बार ऐसे जल्दी 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 ऐसे घूम रहा है मान लो, तो ये तस्तरी की तरह बन गया। तस्तरी कैसे, ऐसे कोई पतली एक तस्तरी बन गई, ऐसे तस्तरी तरह की तरह बनता गया घूमते घूमते। जब तस्तरी की तरह बनता गया तो उसी से जो है ये तस्तरी धीरे धीरे बड़ी होती गई। उन्हीं तस्तरी से जो है इसका जो है ग्रहों का निर्माण हुआ, इन्होंने बताया। वही तस्तरी जो है घूमते घूमते सूर्य के चारों तरफ ग्रहों का निर्माण की, और वही जो है ग्रह सूर्य के चारों तरफ अब जो है घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये कुछ थ्योरीज थी जिनको प्रारंभिक थ्योरी कहा जाता है। इसके बाद जो है आधुनिक थ्योरी आती हैं। आधुनिक थ्योरी में सबसे ज़्यादा जो मान्य थ्योरी है वो इस समय बिग बैंग थ्योरी चल रही है। बिग बैंग थ्योरी को कहा जाता है कि एक्सपेंडिचर, वो बिग बैंग थ्योरी को कहा जाता है एक्सपेंडेड यूनिवर्स थ्योरी, इसको कहा जाता है एक्सपेंडेड यूनिवर्स थ्योरी कहा जाता है, यानी विस्तारित परिसंकल्पना इसको कहा जाता है। इसको दिया था एडविन हब्बल ने, इसके प्रमाण दिए थे। एडविन हब्बल जो थे उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड है उसका अभी भी विस्तार हो रहा है। यानी ब्रह्मांड का विस्तार कैसे होता है कि ये मान लो कोई ये स्पेस मान लो, एक ये स्पेस है, ठीक है, इस स्पेस के बीच में मान लो कुछ वो मतलब ये मान लो पूरा ब्रह्मांड था अभी तक, तो इसमें एक यहाँ पे एक ये आकाशगंगा यहाँ पे, एक आकाशगंगा यहाँ पे। अभी आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही हैं, दूरी बढ़ती जा रही हैं। जितना दूर जाएंगे उतना ब्रह्मांड बढ़ता चला जाएगा, ये समझ लो। ये किसने कहा? एडविन हब्बल ने। इन्होंने एक प्रयोग भी बताया, कहा कि अगर एक गुब्बारा लिया जाए बैलून और उस पर कुछ निशान बना दिए जाएँ, ऐसे छोटे छोटे निशान बना दिए जाएँ गुब्बारे पे, उसके बाद उसको फुलाया जाए गुब्बारा। जब गुब्बारा फूल के बड़ा होगा तो क्या होगा, जो निशान है वो एक दूसरे से दूरी पे चले जाएंगे, कुछ दूर हो जाएंगे निशान। वही जब निशान दूर हो जाते हैं एक दूसरे से तो उससे ये सिद्ध होता है कि जो आकाशगंगाएँ हैं उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। यानी कि अगर उस बैलून को जो है ब्रह्मांड समझ लिया जाए और उन जो डॉटेड रहेंगे गुब्बारे के ऊपर उनको आकाशगंगा समझा जाए, तो देखा जाता है कि जैसे जैसे बलून फूलता है वैसे वैसे आकाशगंगाओं के बीच की दूरी, यानी निशान के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। तो उस तरह समझा गया कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। लेकिन ये बैलून वाला कॉन्सेप्ट एक जगह जो है गलत निकल रहा था। वो ये था कि बैलून पे जो निशान लगे थे वो भी बढ़ रहे थे, मतलब बैलून फूलता था तो निशान भी बढ़ते जाते थे। कोई एक डॉट छोटा सा बना था वो बढ़ 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 के इतना बड़ा हो गया, ठीक है। ये चीज़ बताई गई कि ये चीज़ इस पर गलत आ रही। तो गुब्बारे वाला प्रयोग भी आंशिक रूप से सत्य था। अब ये समझो कि बिग बैंग थ्योरी होती क्या है। तो बिग बैंग थ्योरी ये थी कि मान लीजिए कोई एक आपके पास मान लीजिए कंचा होता था, कंचा एक कांच का इतना छोटा सा, वो मान लीजिए एक एकाकी परमाणु होता है मान लो, ठीक है। अगर सारा ब्रह्मांड उसी में अगर निहित हो, उस छोटे से एकाकी परमाणु में, या फिर पेन की निप जो होती है, निप पेन के पॉइंट के इतना मान लीजिए एक एकाकी परमाणु था, जिसका जो है टेम्परेचर जो है इनफाइनाइट था, टेम्परेचर अनंत था इसका, ठीक है। और क्या था, इस एकाकी जो परमाणु था इसका जो आयतन जो है अति सूक्ष्म, यानी इतना छोटा, इतना एकदम बॉल पॉइंट पेन का वो मान लीजिए जो ऊपर बॉल होता है उसका पॉइंट, वो मान लीजिए इतना आयतन था उसका। और जो इसका टेम्परेचर और जो इसकी डेंसिटी थी यानी घनत्व, वो अनंत थी, इनफाइनाइट थी। तो उसके बाद में इस टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि इसका जो विस्फोट हुआ, बहुत ज़्यादा बड़ा विस्फोट हुआ। जब विस्फोट हुआ इससे, तो इसके विस्फोट से मात्र 1 सेकंड के अल्पांश, यानी 1 सेकंड का भी 100वां 1000वां हिस्सा मान लीजिए, उतने में ही इससे कुछ पदार्थ बाहर निकला। और वो जो है ऊर्जा बाहर निकली। जो ऊर्जा बाहर निकली वो आइंस्टीन का जो एक फार्मूला है, E = mc², यानी पदार्थ और ऊर्जा में संबंध, द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध। तो उस
फार्मूले से आप समझ सकते हैं कि जो ऊर्जा थी वो बाहर निकली और धीरे धीरे वो पदार्थ में बदल गई। यानी पदार्थ का कुछ द्रव्यमान होता है तो पदार्थ में वो बदल गई ऊर्जा। ठीक है, तो जब वो ऊर्जा बदल गई पदार्थ में, उसके बाद में वो ब्रह्मांड में जो है घूमती रही अल्पांश, यानी 1 सेकंड का भी 1000वां हिस्सा मान लीजिए, इसको अल्पांश कह रहे हैं। तो उसी 1 सेकंड में जो है, जो अल्पांश हिस्से में निकला ऊर्जा, वो विस्फोट से वो घूमती रही है उसमें ब्रह्मांड में। तो उसी से जो है ग्रहों का निर्माण हुआ ये माना जाता है, क्योंकि जो छोटे छोटे कण उसके थे वो धीरे धीरे जो छोटे छोटे कण थे वो धीरे धीरे इकट्ठा हुए, क्योंकि जब इसका विस्फोट हुआ था तो उससे जो पदार्थ निकला था उसका जो है ये घनत्व और द्रव्यमान जो है वो समान नहीं था। कुछ कण इतने बड़े निकले, कुछ इतने बड़े निकले, इस तरह से समझ लीजिए। तो जो इतना बड़ा कण होगा उसका घनत्व उसका द्रव्यमान अलग होगा, जो इतना बड़ा कण होगा उसका घनत्व उसका द्रव्यमान अलग होगा। इस तरह से उससे कुछ कण निकले, ठीक है, तो उनका जो है द्रव्यमान वो अलग अलग था। तो ये जब धीरे धीरे उसमें जब पड़े रहे ब्रह्मांड में, और करीब करीब 3 अरब वर्ष 3 लाख वर्ष इनको लग गया ठंडा होने में। 3 लाख वर्ष में ठंडे होकर के इनका टेम्परेचर जब 4500 केल्विन तक गिर गया, तब जो है यह ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ये समझ लीजिए जैसे कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे केवल भाप और भाप होगी बस, तो भाप में कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे इस समय कोहरा रहता है, कोहरे में कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब टेम्परेचर इसका धीरे धीरे गिरता रहेगा, यानी चीज़ ठंडी होती रहेगी, तो भाप निकलनी कम हो जाएगी। ठीक है, जब भाप निकलनी कम होगी तो चीज़ें पारदर्शी हो जाएंगी। उसी तरह से ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। 3 लाख वर्ष में जो है ये टेम्परेचर इसका 4500 केल्विन तक गिरा और चीज़ें पारदर्शी होने लगी। तो उसी से जो ब्रह्मांड में जब पारदर्शी हुआ ब्रह्मांड, तो आकाशगंगाओं की दूरी में जो है विस्तार होना प्रारंभ हुआ। उसी से जो आकाशगंगाएँ थीं उनकी दूरी में विस्तार जो है होना प्रारंभ हुआ। तो ये बताया एडविन, इसको किसने बताया था? एडविन हब्बल ने। ठीक है, ये मानते हैं कि जो ये एकाकी परमाणु था इसका जो विस्फोट हुआ था वो 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था, यानी लगभग 14 अरब वर्ष पहले। 13.7 अरब वर्ष पहले इस एकाकी परमाणु में विस्फोट हुआ था। उसी विस्फोट से जो है जो आकाशगंगाएँ बनी, आकाशगंगाएँ उससे जो है ग्रहों का निर्माण हुआ, क्योंकि एक आकाशगंगा में लाखों तारे होते हैं, असंख्य तारे होते हैं, और उस तारे के जो है असंख्य ग्रह होते हैं उसमें। ठीक है, तो लेकिन इसके बाद कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था, ब्रह्मांड जैसा आज है ऐसा ही पहले भी था। यानी इनकी जो संकल्पना थी वो स्टडी स्टेट कॉन्सेप्ट इसको कहा जाता है। ये किसने दिया था? हॉयल ने ये चीज़ दी थी, एक संकल्पना। इनका कहना था कि ब्रह्मांड जैसा आज है वैसा पहले भी था, और न इसमें विस्तार हुआ है न ये कम हुआ है। ये कहना था इनका हॉयल का। इनका क्या कौन सी थ्योरी थी? इनकी थ्योरी थी स्टडी स्टेट कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी स्थिर अवस्था संकल्पना। तो उसके बाद समझिए कि जो बिग बैंग थ्योरी थी उसी से ग्रहों का निर्माण माना जाता है, क्योंकि उसके प्रमाण सबसे ज़्यादा मिले हैं अभी तक। आप समझिए स्टडी स्टेट कॉन्सेप्ट, जो बिग बैंग थ्योरी थी उससे जो है ग्रहों का निर्माण माना जाता है, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा अभी तक प्रमाण मिले हैं। तो ये समझिए कि जो बिग बैंग थ्योरी थी उससे इसका ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो जो बिग बैंग थ्योरी में विस्फोट हुआ था उससे जो पदार्थ निकला था, यानी जो ऊर्जा निकली, ऊर्जा से पदार्थ बना, तो उस पदार्थ का जो है द्रव्यमान और उसका जो है घनत्व असमान था, यानी समान नहीं था, अलग अलग था। तो उसी के कारण जो है पदार्थों का जो है एक जगह इकट्ठित होने लगा पदार्थ। यानी कुछ इतने बड़े बड़े पदार्थ थे, उनका गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा तो वो अपनी तरफ चीज़ें खींचने लगे। ठीक, कुछ छोटे छोटे थे, उनके पास गुरुत्वाकर्षण बल नहीं था या कम था, तो दूसरी की तरफ आकर्षित होने लगे। तो इस तरह जो है जो बड़े बड़े पदार्थ थे वो अपनी तरफ खींचने लगे छोटे पदार्थों को, और गैस वगैरह इन चीज़ों को खींचने लगे। तो इससे क्या हुआ कि जो एकत्रण हुआ, इन्हीं से आकाशगंगाओं का विकास हुआ। क्योंकि एकत्रण से ही पहले नेबुला बना होगा, उसी नेबुला से जो है ये आकाशगंगाएँ बनी होंगी, क्योंकि नेबुला में गैस होती है, धूलकण होते हैं। जो विस्फोट हुआ था उससे भी गैस धूलकण यही सब निकला होगा, ऊर्जा और पदार्थ। तो उसी से जो है
क्या बनता है, आकाशगंगाएं बनी। ये तो हमने आपको पहले समझाया कैसे होता है, कैसे आकाशगंगा बनेंगी इससे, क्योंकि धीरे धीरे वो पदार्थ ठंडा होगा, ठंडा होके उसमें आकाशगंगाएं बन जाएंगी। ठीक है, तो एक आकाशगंगा जो होती है उसका व्यास जो होता है वो 80,000 से 1.5 लाख किलोमीटर तक हो, 1.5 लाख प्रकाश वर्ष तक होता है, किलोमीटर नहीं प्रकाश वर्ष तक होता है। 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष होता है एक आकाशगंगा का व्यास। ठीक, तो यहाँ तक हमने आपको समझाया कि प्रारंभिक संकल्पनाएं कौन सी थी और आधुनिक संकल्पना कौन सी थी। तो 2 चीज़ें हमने आपको समझाई। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तारों का निर्माण कैसे हुआ, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। 3 चीज़ें हम आपको समझाएंगे, कौन कौन से ग्रह हैं, उसको कैसे याद करें, ये चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।